और हेरा फेरी 3 के लिए लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि ये मूवी कब बनेगी। और गवर्नमेंट भी इनके पीछे थी क्योंकि इनके ऊपर टाड़ा लग गया था और टाड़ा लगने की वजह से इनके जो केसेस थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते रहे। जी हाँ, पूजा एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है जिसने सिर्फ फ्लॉप्स ही बनाई है। अगर आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में जो दोस्तियां है ना वो सच में बहुत ज्यादा गहरी है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड मूवी है हेरा फेरी 3। और हेरा फेरी 3 के लिए लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि ये मूवी कब बनेगी। पहले से इस मूवी को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन थे। पहले तो ये कंफ्यूजन था कि इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा, और इस मूवी को अभी फाइनलाइज होने में ही 10 साल लग गए। अब यहाँ से मूवी बनेगी, रिलीज होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी रिसेंट जो खबर आई है उसमें ये है कि परेश रावल जी ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट ले लिया। अगर शुरू की न्यूज बताए तो लोगों ने ये स्पेकुलेट किया था और लोग ये बात फैला रहे थे कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से परेश रावल जी ने इसमें से एग्जिट लिया है। बट उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने ट्वीट किया और ये चीज कंफर्म की कि मेरे को कोई इशू नहीं है, कोई डायरेक्टर के किसी के साथ भी कोई इशू नहीं है, कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही इस मूवी से एग्जिट हुआ हूं। क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले भी बताया था कि कई लोग मेरे को आज भी वो बाबूराव वाले रोल में ही देखते हैं, जो मैं उसको फर्स्ट मूवी के साथ ही एंड करना चाहता था। बट मेकर्स ने सेकंड मूवी बनाई, तब भी मैं इसके अगेंस्ट ही था। तो थर्ड में ऐसा हो सकता है कि उनको बाबूराव वाला रोल नहीं करना था, इसलिए वो इसमें से निकल गए। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया था कि विशाल भाई, 2006 में पार्ट 2 रिलीज हो गई थी। मैं विशाल भाई, मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है मुझे इससे छुटकारा चाहिए, सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल, और आप करके दे सकते हैं मुझे। बोले क्या बात, क्यों नहीं, मुझे अभी क्या हो गया, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है तो मुझे, तो मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। 2-3 दिन पहले ये न्यूज भी आई कि उन्होंने जो साइनिंग अमाउंट था 11 लाख रुपए विद इंटरेस्ट अभी मेकर्स को वापस भी कर दिया। पिछले हफ्ते हमें ये सुनने को आया कि अक्षय कुमार इस चीज से बहुत ज्यादा खफा हो गए कि परेश रावल ने एकदम से इस मूवी से एग्जिट क्यों ले लिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो परेश रावल और अक्षय कुमार जी का बहुत लंबा वर्किंग रिलेशनशिप है, और उनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दुख लगा होगा, क्योंकि अक्षय कुमार इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। तो अक्षय कुमार को सच में बहुत ज्यादा दुख लगा होगा कि परेश रावल जी ने एकदम से एग्जिट क्यों ले लिया, और शायद इसी दुख की वजह से उन्होंने परेश रावल पे केस ठोक दिया 25 करोड़ का, और वो केस अभी भी चल रहा है। एंड रोज उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट हमें सुनने को मिलता है। तो ऐसे बॉलीवुड में और भी बहुत सारे केसेस है जहां पे एक्टर्स ने या डायरेक्टर्स ने या लोगों ने एक दूसरे को सू किया है। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज को कवर करने वाले। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट केस है केदारनाथ मेकर्स वर्सेस सारा अली खान। ये केस तब का है जब सारा अली खान केदारनाथ मूवी और सिम्बा दोनों मूवीज की शूटिंग एक साथ कर रही थी, और केदारनाथ उनकी पहली मूवी थी। जब सारा अली खान ने दोनों मूवीज को साथ में साइन किया तब शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने केदारनाथ मूवी को बहुत कम प्रायोरिटाइज किया। इस वजह से RSVP फिल्म्स और गाय इन द स्काई पिक्चर्स ने सारा अली खान पे 5 करोड़ का लॉ सूट फाइल कर दिया, और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई थी कि केदारनाथ के टाइम पे सारा अली खान सेट्स पे बहुत कम आती थी, वो सिम्बा की शूटिंग में ज्यादा बिजी रहती थी। तो यही प्रायोरिटी इश्यूज की वजह से ही जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने लॉ सूट फाइल किया था इनके अगेंस्ट। और ये उस टाइम पे एक हेडलाइन इसलिए भी बनी थी क्योंकि केदारनाथ उनकी पहली मूवी थी जो पहले रिलीज होने वाली थी, सिम्बा उनकी दूसरी मूवी बननी थी। तो ये बहुत हेडलाइंस में भी थी, ये बहुत चर्चा में रहे। बट एट द एंड ये चीज रफा दफा हो गई, और इन्होंने काइंड ऑफ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर लिया था। तो आप ये चीज जरूर देखो कि जो न्यूबीज हैं या जो डेब्यूटेंट होते हैं उनको भी लीगल केसेस पे फंसना पड़ सकता है। अगर हाँ ऐसी चीजें शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर्स को दिक्कत होगी, उनको लॉस होंगे। तो वो जरूर ये नहीं देखेंगे कि डेब्यूटेंट है या एक्सपीरियंस्ड है, किसी पे भी लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। केस नंबर 2, अक्षय कुमार वर्सेस अनिल कपूर। अगर आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में जो दोस्तियां है ना वो सच में बहुत ज्यादा गहरी है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। दोस्तियां भले दिखती है कि एक्टर्स में बहुत गहरी दोस्ती है एंड वो हमेशा एक दूसरे के लिए फ्री में काम करने को रेडी है एंड ये सब करने को रेडी है, लेकिन कभी कभी पैसे के चक्कर में इनके बीच में लड़ाइयां भी हो जाती है। एक ऐसा ही किस्सा है, जब वेलकम मूवी के रिलीज होने के बाद मूवी जब हिट हुई थी तो प्रॉफिट्स को लेके अनिल कपूर और अक्षय कुमार के बीच में एक तकरार हो गया था।
जी हाँ, एक्चुअली अनिल कपूर की प्रोडक्शन कंपनी भी इस मूवी का एक पार्ट थी एंड उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था और अक्षय कुमार के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि वो प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे, लेकिन मूवी के हिट होने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। अक्षय कुमार ने ज्यादा पैसे लिए थे एंड अनिल कपूर के प्रोडक्शन हाउस को उतना पैसा नहीं मिला था, जिसकी वजह से एक लॉ सूट फाइल किया था। ये केस बॉलीवुड में उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट था इन दोनों के बीच में। हालांकि ये जो इशू था ये बाद में रिजॉल्व हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना ये जो मैटर है इसे आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लिया था एंड बहुत ज्यादा ये केस खींचा नहीं था। लेकिन इससे साफ पता लगता है कि जब बात पैसे की आती है ना तो दोस्ती वगैरह सच में बैकसीट ले लेती है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, नहीं तो हमारा भी आपके साथ कोई डिस्प्यूट चल सकता है। थर्ड केस है संजय दत्त वर्सेस प्रोड्यूसर। ये केस पुराना जरूर है बट नोटेबल है। एक्चुअल में एक प्रोडक्शन हाउस ने संजय दत्त को एक मूवी के लिए साइनिंग अमाउंट दिया था एडवांस में, बट तब तक संजय दत्त ने उनको शूटिंग के लिए डेट्स नहीं दिए थे। और ये एक ऐसा टाइम था जब संजय दत्त पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई जाती थी क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं थे और वो बहुत कम आते थे सेट्स पे, या ऐसे आते थे कि लेट आना, या उन कभी ऐसा भी हुआ है कि वो सेट पे आते ही नहीं थे कितने कितने दिनों तक। तो ऐसे डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से फिल्म मेकर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता था। इसी वजह से 1990s में एक प्रोडक्शन हाउस ने संजय दत्त पे केस किया था। इसकी जो एग्जैक्ट डिटेल है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस टाइम पे जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते थे वो बहुत कम होते थे, इस वजह से आपको ये इस चीज के बारे में कम ही पता होगा। बट इंडस्ट्री के लोगों ने ही इसको कंफर्म किया था और ये बोला था कि संजय दत्त इस लीगल ट्रबल में बहुत ज्यादा फंस गए थे। उस टाइम पे प्रोडक्शन हाउस ने तो इन पे केस किया ही था और गवर्नमेंट भी इनके पीछे थी क्योंकि इनके ऊपर टाड़ा लग गया था और टाड़ा लगने की वजह से इनके जो केसेस थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते रहे। बट जो इनका केस था ये भी सेटल हो गया था जैसे तैसे। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ कि क्या जो एक्टर्स होते हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके लिए उनको और ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। फोर्थ केस है सुभाष घई वर्सेस माधुरी दीक्षित। तो ये बात है 1995 की, जब सुभाष घई के प्रोडक्शन हाउस मुक्ता आर्ट्स ने माधुरी दीक्षित पे लॉ सूट फाइल किया क्योंकि माधुरी दीक्षित ने पर्टिकुलर डेट्स अलॉट नहीं किए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि उस टाइम पे माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी स्टार थी और उनके डेट्स मिलना काफी टफ था। उन्होंने मूवी साइन कर ली थी लेकिन डेट्स नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे थे एंड काफी सारे लोगों के डेट्स मैनेज नहीं हो पा रहे थे एंड प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसके चलते माधुरी दीक्षित पे लॉ सूट फाइल किया गया। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि सुभाष घई अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, उनको सब चीज टाइम पे शुरू करना, टाइम पे खत्म करना पसंद है एंड माधुरी दीक्षित को भी एक बड़ा स्टार सुभाष घई ने बनाया था, तो बात एक ईगो की भी आ गई थी। तो बहुत सारे आर्गुमेंट के बाद ये चीज फाइनली रिजॉल्व हो गई और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था। लेकिन इससे पता लगता है कि 90s के टाइम पे भी ये केसेस होते थे एंड उस टाइम पे भी लॉ सूट्स फाइल होते थे। फिफ्थ केस है यश राज फिल्म वर्सेस जिया खान। ये केस जिया खान के ऊपर यश राज फिल्म्स ने इसलिए किया था क्योंकि जिया खान यश राज का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रीच किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम यश राज जो होते हैं जब वो एक न्यू कमर को लॉन्च करते हैं वो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें वो लिखा होता है कि जो आने वाली 3 मूवीज होंगी वो उनके ही बैनर में रिलीज होगी। अगर यश राज के अलावा किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के अंदर आएगा और उनपे लॉ सूट फाइल होगा। और यही चीज जिया खान ने किया। जिया खान को एक्चुअल में सबसे पहले रब ने बना दी जोड़ी ऑफर हुई थी और उन्होंने ये मूवी छोड़ दी थी और इसके बाद ही अनुष्का शर्मा इस मूवी के साथ जुड़ी और ये मूवी बहुत बड़ी हिट रही थी। और जब जिया खान ने रब ने बना दी जोड़ी ना करने का डिसीजन लिया तब यश राज ने उनसे कॉम्पनसेशन मांगा और जिया खान उस टाइम पे इस स्टेज पे थी भी नहीं कि वो मूवी करे क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे। और एक तरह से देखो तो जिया खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेजिक फिगर भी रही है। जो यश राज वाला केस था जिया खान के साथ उसने ज्यादा हेडलाइंस नहीं बनाई, बट जो जिया खान का जो पर्सनल लाइफ थी उसने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई रखी थी। बट एक चीज आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि अगर आज के टाइम जिया खान जिंदा होती तो क्या आपको क्या लगता है कि यश राज वाला केस उनके जो करियर पे ज्यादा इंपैक्ट डालती? कमेंट में जरूर बताना। 6th पॉइंट है पूजा एंटरटेनमेंट वर्सेस क्रू। जी हाँ, पूजा एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है जिसने सिर्फ फ्लॉप्स ही बनाई है। अगर आप उनके पूरे फिल्मोग्राफी को देखोगे ना तो आपको 3 या 4 हिट्स ही मिलेंगे, बाकी सारे फ्लॉप्स हैं। एंड रिसेंटली जो आई उनकी मूवीज थी गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बहुत बड़ी फ्लॉप्स थी और इन मूवी का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा चर्चे का विषय तो था ही। इसके अलावा उनके जो क्रू मेंबर्स है उन्होंने भी उनके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने
पेमेंट नहीं की है। बहुत सारे लोगों के पेमेंट फंसे पड़े। इवन बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी कहा कि मेरा भी पैसा मेरे को नहीं मिला है। एंड ये बहुत बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बन गया था कि पूजा एंटरटेनमेंट सच में बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है एंड उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को पैसा नहीं दिया है। एंड ये भी सुनने को आया था कि पूजा एंटरटेनमेंट बैंकरप्ट हो गया। एंड ये जो केस है ये कोर्ट तक लेकर गया था एंड ये केस अभी भी चल रहा है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड बाद में ये खबर भी हमें सुनने को मिली थी कि जो भी क्रू मेंबर्स है जिनको पैसे नहीं मिले थे उनको अक्षय कुमार ने ही पे कर दिया। एंड लेकिन कई जगह पे अब भी यही सुनने को मिल रहा है कि केस चल रहा है एंड काफी सारे लोगों के पैसे अभी तक नहीं मिले। तो ये थी हमारी वीडियो जहां पे कई डायरेक्टर्स ने अपने एक्टर्स पे केस किया, कई प्रोडक्शन हाउस ने अपने एक्टर्स पे, कई बार क्रू ने प्रोडक्शन हाउस पे केस कर दिया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गए। बट कई के ऐसे भी केसेस है जो हमें आज तक पता भी नहीं लगे। तो वी रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन पक्का दबाना। तो तब तक के लिए बाय।